हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एमए होम साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग आगे के पेपर को सॉल्व किया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में 31 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करवाया था। इस वीडियो में मैं 32 से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करवाऊंगी। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने पुराने वीडियो अभी नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर से देख लें। अब बिगनिंग के जो प्रश्न थे, मैंने जो क्वेश्चन पेपर 2024 का सॉल्व करवाया है उसको वो अच्छे से देख लेंगे। ध्यान दीजिए, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा बहुत देखने पे 4 5 10 क्वेश्चन पढ़ने से आपका प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि आप 2022, 23 और 24 का अगर पेपर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं या फिर उसी क्वेश्चन का वो पार्ट है या उसी के भाग में से ही पूछा गया है। तो अगर आप सारे टेस्ट सीरीज को, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 20-25 क्वेश्चन तो आपके प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए और सारा वीडियो, पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें ये भी कमेंट करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये कायाबंद उपवैदिक उत्तर वैदिक काल में जो मौर्य वंश और शुंग वंश की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली सजावटी पट्टी का नाम बताइए जिस कमर के बीच में अंतड़ियां के ऊपर बांधा जाता था, तो उसे क्या बोला जाता था। तो मैंने इसको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 2022, 23 और 24 इन तीनों ईयर्स में इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, नेम द एम्ब्रॉयडरी स्टिच गिवन इन द इमेज बिलो। ये देखिए, ये स्टिच का नाम पूछ रहा है, ये कौन सा स्टिच है। इसमें ये जो पिक्चर में जो कढ़ाई दिख रही है, कौन सा टाके का नाम पूछ रहा है। लेजी डेजी टाका, ब्लैक केट टाका, बटन होल टाका है या फिर हेरी बग बोन टाका है। कौन सा टाका है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टाका चल रहा है पिक्चर फर्स्ट और पिक्चर सेकंड के माध्यम से जो बताया जा रहा है, ये आपका ब्लैक केट टाका है। और बाकी जो लेजी डेजी है, बटन होल टाका है और हेरी बोन टाका है, इन तीनों टाकों को भी आप ध्यान दे दीजिएगा। हो सकता है इस बार आपका जो ब्लैक टंग टाका आया था, इसके बजाय ये लेजी डेजी, बटन होल और हेरी बोन टाका आ जाए, इनका पिक्चर दे दे, तो आप ये जो बची हुई हैं इनका भी पिक्चर आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र रेशों का एक प्राथमिक गुण नहीं है। कौन सा ऐसा गुण है जो रेशों का प्राथमिक गुण नहीं है, इसमें से दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें संजकता है, लघुता है, लंबा से चौड़ाई का अनुपात है या फिर लचीलापन है। क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लघुता है ये नहीं है, बाकी संजकता का गुण होता है, लंबाई से चौड़ाई का अनुपात भी होता है और लचीलापन भी होता है। ये सभी रेशों का एक प्राथमिक गुण होता है। ध्यान दीजिएगा कि बाकी जो तीनों हैं ऑप्शन है वो एक फाइबर के प्राथमिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो तीनों प्राथमिक गुण हैं इनको भी आप याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन दे दे और पूछे कि इसमें से कौन सा रेशों का प्राथमिक गुण है, तो आपको रेशे का जो प्राथमिक गुण होता है वो याद होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप निर्णय लेते हैं तो कौन सी प्रक्रिया, उसमें जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विकल्पों का मूल्यांकन, समस्या की पहचान, निर्णय का मूल्यांकन, विकल्पों की पहचान या निर्णय लेना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो जब हमको निर्णय लेना होता है तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, फिर अब समस्या की पहचान कर लेते हैं तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प है, तो यानी हम फिर करेंगे विकल्पों की पहचान, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा 2 हो जाएगा। अब विकल्पों की पहचान करेंगे, अब फिर क्या करेंगे,
विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा विकल्प का चयन करने पे हमें ज़्यादा फायदा है, कौन सा विकल्प सेलेक्ट करने पे हमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा, ये तीसरा चरण होगा। अब फिर क्या करेंगे हम, फिर जो सबसे सटीक विकल्प होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी निर्णय लेंगे। तो यहाँ पे ई हो जाएगा और फिर निर्णय का मूल्यांकन करेंगे अंत में कि जो हमने निर्णय लिया था उससे हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इस हिसाब से बी डी ए यानी ऑप्शन 4 में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है, स्टैटिकल टेस्ट है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है इसके बारे में है। तो आइए देखते हैं, इसको भी मैच करते हैं। जेड परीक्षण जो है, ये जो ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो निर्णयन वाला प्रश्न था वो जो आपका कार्य सरलीकरण जो चैप्टर है गृह विज्ञान उससे आया है। और इस चैप्टर से मैक्सिमम हर साल का प्रश्न जरूर से आता है। तो उसको आप उस टॉपिक को, जो कार्य सरलीकरण पार्ट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और याद रखिएगा हमारे चैनल जो है आपका ई स्टडी केंद्र, इस पे मैक्सिमम जो है आपका जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के प्रश्न जो करवाए हैं, कार्य सरलीकरण से भी करवाए हैं। जो अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम में आए भी हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो जेड परीक्षण है, जेड परीक्षण है, ये आपका जेड परीक्षण है, टी परीक्षण है, कायिक वर्ग परीक्षण है और एफ परीक्षण है। तो ये कब किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जेड परीक्षण है, कायिक परीक्षण है, एफ परीक्षण है, ये सभी आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक्स से भी मीन, मीडियन, मोड से भी प्रश्न आते हैं कि मीन का कहाँ यूज़ किया जाता है, मोड का कहाँ यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है ये भी। तो आइए इसको देखते हैं। तो जो जेड परीक्षण किया जाता है, ये पहला यहाँ पे क्या दे रहा है मैच करने के लिए विवरण में, स्वतंत्रता का परीक्षण, और इसका उपयोग इस संभावना का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि चरों के बीच जो वेरिएबल्स होते हैं देखे जाने वाले संबंध के लिए संयोग से इतर कोई और कारक जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो पहला है वो स्वतंत्रता का परीक्षण है, यानी ये जो है ये कौन सा परीक्षण हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो काई वर्ग परीक्षण होता है ये हो जाएगा स्वतंत्रता का परीक्षण, और इसका उपयोग इस संभावना का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि चरों के बीच देखे जाने वाले जो संबंध है कि संयोग से इतर कोई और कारक जिम्मेदार तो नहीं है। तो ये किसमें किया जाता है, ये काई वर्ग परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जो जेड परीक्षण है ये दो बड़े नमूनों के माध्यों के बीच अंतर के महत्व का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का आपका 3 हो गया, ए का 3। फिर मैंने बताया आपको पहला जो है सी का 1 बता दिया। तो ये 2 तो हो गया। अब बी का क्या है, टी परीक्षण किस में किया जाता है। तो यह निर्धारित करने के लिए कि हमारा यहाँ पे दूसरा बचा हुआ है, तो यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नमूनों के माध्य एक दूसरे के समूह विचलन के बीच परीक्षण के उन अंकों की तुलना में अधिक हद तक विभिन्न होते हैं जो अपने स्वयं के नमूना माध्य समूह विचलन के भीतर से भिन्न होता है।
तो ध्यान दीजिए ये आपका टी परीक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ परीक्षण हो जाएगा। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 और टी जो होगा, टी परीक्षण जो है 4, बी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का 3, ए का 3 हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका जो सही हुए है, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36 यहाँ पे भी लिस्टिंग किया हुआ है। प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्योल और डिस्क्रिप्शन, हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था, हेनरी फ्योल यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक में है, उनसे ये प्रश्न आए हैं। आइए इनको भी देखते हैं। प्रश्न है कि थोड़ा सा छोटा करने पे ये दिखेगा आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्प्रिट डी कॉर्प्स आदेश की स्केल श्रृंखला, निर्देशन की एकता और केंद्रीकरण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्रिप्ट डी कॉर्प्स, ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। तो ए का समान उद्देश्य वाली गतिविधि का एक समूह एकत्र प्रबंध के निर्देशन में होना चाहिए, किसी भी किसी भी प्रबंधकीय स्तर पर, लेकिन विशेष रूप से शीर्ष प्रबंधकीय स्तर पर प्रबंध के पास संक्षेप रूप से ज़्यादा अधिकार होना। और तीसरा दे रहा है, एकता में ताकत है, इसका अर्थ है यह सिद्धांत टीम भावना, सौहार्दपूर्ण संबंधों और कर्मियों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। और चौथा क्या कह रहा है, एक संगठन में ऊपर से लेकर सबसे निचले स्तर तक अधिकतर संबंधों को लागू करता है। अब इसमें क्या होगा, तो जो आपका स्प्रिट डी कॉर्प्स है, ये हो जाएगा आपका तीसरे से हो जाएगा, ये ए का आपका 3 हो जाएगा कि ये क्या करता है, एकता में ताकत है, इसका अर्थ है यह सिद्धांत टीम भावना, सौहार्दपूर्ण संबंधों और कर्मियों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। आदेश की स्किल श्रृंखला, बी का क्या होगा, तो जो बी का है वो आदेश की श्रृंखला ये क्या करता है, तो बी का जो है आपका 4 हो जाएगा, बी का 4। इसमें क्या है कि यह एक संगठन में ऊपर से लेकर निचले स्तर तक अधिकार संबंधी संबंधों को लागू करता है। ठीक है। और आपका सी है जो निर्देशन की एकता, सी का क्या होगा, तो जो है सी का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 1 होगा। समान उद्देश्य वाली गतिविधियों का एक समूह एकल प्रबंध के निर्देश में होना चाहिए। और केंद्रीकरण का मतलब होता है 2 हो जाएगा, किसी भी प्रबंधकीय स्तर पर, लेकिन विशेष रूप से शीर्ष प्रबंधकीय स्तर पर प्रबंध के पास सापेक्ष रूप से ज़्यादा अधिकार होना। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इसको भी तैयार कर लीजिएगा, इससे भी प्रबंध से भी, मैनेजमेंट से भी बहुत सा प्रश्न आते हैं, घुमा फिरा के मैच करने को या फिर अरेंज करने को दे सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि परिवार की छिपी हुई आय में योगदान करने वाले विभिन्न पहलुओं की पहचान करें। घरेलू उत्पादन, सामुदायिक सुविधाएं जैसे पार्क, सड़कें आदि, पूंजीगत लाभ आय, कर्मचारी लाभ जैसे ग्रेजुएटी बोनस आदि, या फिर उपभोक्ता बचत जैसे थोक मूल्यों पर खरीदारी करना। किससे हमें परिवार की छिपी हुई आय में योगदान मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपका है ए घरेलू उत्पादन से मिलता है, सामुदायिक सुविधाएं जैसे पार्क, सड़कें आदि के माध्यम से भी मिलता है, फिर पूंजीगत लाभ आय से भी मिलता है, और जो आपका डी है कर्मचारी लाभ जैसे ग्रेजुएटी और बोनस आदि से भी मिलता है। उपभोक्ता बचत जैसे थोक मूल्यों में खरीदारी करना, इसमें उतना नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा,
परिवार की आय किन किन माध्यमों से होती है, छिपी हुई आय क्या होती है, वास्तविक आय क्या होती है, बचत क्या होता है, इन सब से भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक ही समय में दो या दो से अधिक गतिविधियों के संयोजन की प्रक्रिया को डैश रूप में जाना जाता है। क्या, किस रूप में जाना जाता है? कार्य सरलीकरण, संयोजन रणनीति, डबलेटिंग या फिर गतिविधि प्रबंधन। तो ध्यान दीजिएगा कि एक ही समय में दो या दो से अधिक गतिविधियों के संयोजन की प्रक्रिया को हम संयोजन रणनीति के रूप में जानते हैं। जैसे आप एक ही समय में दो या दो से अधिक प्रकार के कार्यों को कर ले रहे हो, तो ये आपका संयोजकता है कि आप उसको एक साथ उस कार्य को करने में सक्षम हो। नहीं तो कुछ लोग एक ही समय में एक ही काम करते हैं, कुछ लोग एक ही समय में दो तीन काम को कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कार्य वक्र की एक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है एक कार्य वक्र की विशेषता? मंद शुरुआत होती है और फिर कर्मियों की गति पकड़ने के साथ ही तेजी से उदय होता है। सैडल ब्रैक्ड वक्र या फिर कार्य खत्म होने के नजदीक आकर पारी के बीच में नए उछाल के साथ गिरना, या फिर अंतिम पहर में पुनः गति प्राप्त करना। क्या नहीं होगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कार्य वक्र की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 है, अंतिम पहर में पुनः गति प्राप्त करना। ये विशेषता इसकी नहीं होगी। ठीक है। एक सामान्य कार्यवर्क सैंडल बैग्ड होता है, जो धीरे धीरे शुरू होता है और बीच में चरम पर पहुंचता है और फिर कार्य अवधि के अंत में घटता है। आपको याद होगा कि जब आप ऊपर एकदम लास्ट सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं तो आप थक जाते हैं, तो आप थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। शुरुआत में आप बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं, बीच में भी फास्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप जब देखते हैं कि अब हम आ गए हैं तो थोड़ा आपकी रफ्तार धीमी हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये चौथा जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन, राइट हैंड डिस्क्रिप्शन। तो ये भी वर्क सिंप्लीफिकेशन का है। कह रहा है कि दी गई तालिका में कार्य सरलीकरण की तकनीक की पहचान करना है। सब्जी लाना, ट्रे लाना, सब्जी पकड़ना, सब्जी फिर दाएं हाथ का विवरण, सब्जी रखना, ट्रे पकड़ना, सब्जी काटना। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा चार्ट है? प्रक्रिया प्रोसेस चार्ट है, पाथवे चार्ट है, परिचालन ऑपरेशन चार्ट है, या फिर मल्टीमैन चार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ट है यहाँ पे ये हमें परिचालन ऑपरेशन चार्ट के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑपरेशन चार्ट जो होता है ये क्या होता है? ये दोनों हाथों की प्रक्रिया का अध्ययन अलग अलग किया जाता है इसमें। इसी में हम यहाँ पकड़ ले ध्यान दीजिए, यहाँ पकड़ लेंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन चार्ट है और इसमें जो प्रतीक है वो भुजाओं की अंगुलियों और भुजा अंगुलियों के आलस की स्थिति को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, जब हम सब्जी लाते हैं, ट्रे पकड़ते हैं, सब्जी पकड़ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? दाएं हाथ से कौन सी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, बाएं हाथ से कौन सी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चार्ट है। साथ ही साथ इसका तो आंसर आपका ऑपरेशन चार्ट हो जाएगा, लेकिन आप साथ ही साथ प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट और मल्टी मैन चार्ट जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार इनसे प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो आप इन चार्टों को भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल चार्ट से एक दो प्रश्न आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुकन्या समृद्धि खाता SSA योजना की मुख्य विशेषता नहीं है? यह एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये से अधिकतम 1,20,000 रुपये
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि के 50% तक की निकासी की जा सकती है। खाता खोलने की तारीख के 15 साल पूरे होने की अवधि तक राशि जमा की जा सकती है। खाता खोलने की तारीख के 21 साल के बाद परिपक्व पर बंद। क्या होगा, ऐसा कौन सा है जो नहीं है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पहला ही ऑप्शन है यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये से अधिकतम यहाँ पे 1,20,000 रुपये दे रहा है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में जमा न्यूनतम क्या है, 250 रुपये जमा करना है और अधिकतम जो है 1,50,000 रुपये जमा की अवधि राशि है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है ये वापस भी आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही होगा। यहाँ पे 500 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 250, और यहाँ पे 1,50,000 होना चाहिए था, तब ये आपका सही होता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 42 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक वर्ग, जीवन शैली और व्यक्तित्व जैसे घटक किस प्रकार के बाजार खंडी भवन के अंतर्गत आते हैं? जनसांख्यिकी खंडी भवन, भौगोलिक खंडी भवन, मनोवैज्ञानिक खंडी भवन या व्यवहारवादी खंडी भवन? तो सामाजिक वर्ग आ गया, जीवन शैली आ गया और व्यक्तित्व जैसे घटक आ गया। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, उन प्रश्नों में ही आंसर छुपा रहता है। ठीक है, और फिर चारों ऑप्शन से आप मैच करिएगा, आप तुरंत आंसर पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे सामाजिक वर्ग आया है, यानी कि आपका जो आंसर क्या होगा, समाज के बारे में हम किस आधार पे सोचते हैं, मनोवैज्ञानिक खंडी भवन होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जीवन शैली के बारे में आ रहा है, व्यक्तित्व के बारे में आ रहा है। किसी के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग कैसे विश्लेषण लगाते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पे ना लगाते हैं। तो देखा, प्रश्न से ही उत्तर मिल गया। तो इसी तरह आप प्रश्नों को पढ़िएगा, नहीं आएगा तो डरना नहीं है, प्रश्न को समझ के ऑप्शन टिक जरूर से करिएगा, सब आपका पढ़ा ही हुआ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड दे रहा है, टाइप ऑफ लाइटिंग और डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो इसको हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग टाइप के बहुत सारे प्रश्न आते हैं CUT एग्ज़ाम में, ये NTA ऐसे प्रश्न इसके फेवरेट हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक तैयार करना है तो अच्छे से डिस्क्रिप्टिव टाइप का तैयार करना है, ताकि आप कहीं से भी उसको घुमा फिरा के भी पूछे तो आप उत्तर देने के लिए सक्षम हो। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 कि टास्क प्रदीपन, सामान्य जनरल प्रदीपन, एक्सेट प्रदीपन और सजावटी प्रदीपन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो टास्क प्रदीपन होता है उसका किससे मैच हो जाएगा, तो आपका ए का 1 से ही हो जाएगा कि ये डाउन लाइट, ट्रैक लाइट या लैंप का उपयोग करके कार्यस्थलों को केंद्रित और उज्जवल प्रकाश देता है। ठीक है, और बी जो है सामान्य जनरल प्रदीपन, ये क्या होता है, इसका 2 से ही मैच होगा कि किसी भी कमरे में कुल प्रकाश, और इसे परिवेशी प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, और आपका जो है ये तीसरा जो है, तीसरा का तीसरा ही होगा, ये कला वास्तुशिल्प कार्यों की विशेषताओं को हाईलाइट करता है। इसमें ट्रैक लाइट, अप्रत्यक्ष प्रदीपन या वॉल वॉश प्रदीपन शामिल है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डी वाला सजावटी प्रदीपन। क्या होता है, ध्यान मुख्य रूप से प्रकाश स्थिरता पे होता है और इसमें झूमर और लैंप शामिल है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कमरे में लाइटिंग व्यवस्था और ये प्रकाश से जो है, इस टॉपिक से ये प्रश्न आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए ही सही है। सारा जो ए का 1, सेकंड, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आपस में एक दूसरे से ही मैच है, आमने सामने ही आंसर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 जो आपका प्रश्न है, कह रहा है कि
संधु मॉडल के अनुसार विस्तार कार्यक्रम नियोजन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या सही क्रम होगा? कार्य नियोजन का निष्पादन और मूल्यांकन, नियोजन प्रक्रिया, नियोजन के लिए संगठन, कार्य योजना और नियोजित कार्यक्रम, इनको लाइन से हमें अरेंज करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे कार्य नियोजन का संगठन, ये हो जाएगा 1। फिर करेंगे हम क्या? नियोजन प्रक्रिया करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? नियोजित कार्यक्रम करेंगे, ये 3 हो जाएगा। फिर कार्य योजना बनाएंगे, ये 4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे? कार्य योजना का निष्पादन और मूल्यांकन, ये 5th हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो CBE कहाँ आ रहा है? तो 4th ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। आज मैं यही 45 तक ही वीडियो बना रही हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि समय नियोजन के में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो समय नियोजन कार्य संबंधी सभी वस्तुओं को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें लचीले और गैर लचीले के तहत वर्गीकृत करना है। समय क्रम और कार्यक्रम का निर्धारण है। उपलब्ध समय के साथ अनुमानित समय को संतुलित करना है। योजना लिखना है। कार्य संबंधी प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारण और आवश्यक समय करना, तो सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले तो इसमें ए ही सही है। ये पहले किया जाता है कि कार्य संबंधी वस्तुओं को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें लचीले और गैर लचीले के तहत वर्गीकृत करना। फिर बी भी सही है कि समय क्रम और कार्यक्रम का निर्धारण करना कि कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना है। फिर आपका यहाँ पे ई वाला 3rd पे आएगा, कार्य संबंधी प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित और आवश्यक समय निकालना। फिर आपका क्या आएगा? फिर सी आएगा 4th में। इसमें कुल उपलब्ध समय के साथ अनुमानित समय को संतुलित करना होगा कि हमारे पास कितना समय और हमें किन किन कामों को कितना कितना समय देना है। और फिर लास्ट में हम क्या कर लेंगे? योजना को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 2 3 ABEC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अरेंज करना और व्यवस्थित करना, क्रमित करना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने जो आपका जो चैनल है ई स्टडी केंद्र, जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। हम आगे के भी प्रश्नों को इस पेपर के आपको सॉल्व करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।